हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के लिए मैं आप लोगों को सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल एफआर की एमटीपी 2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे? एमटीपी 2। सब्जेक्ट है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अटेम्प्ट है सितंबर 25। एक बार मैं लिख देता हूँ। सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है, एमटीपी 1 है, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी। उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की ना आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आरटीपी एमटीपी की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जिस भी अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी देखनी है आप देख सकते हैं। सीए फाइनल एफआर के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं अलोंग विद वीडियो। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन 2 बेस पे किया गया। एक वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेकंड उन क्वेश्चनों में रिस्पेक्टिव इंडेक्स और चैप्टर के आपके मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर कर रखे हैं उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के अंदर ना मैंने क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराया है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एमटीपी 2 सीए फाइनल एफआर की सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। एक बात और देखिए, जो आरटीपी है ना वो मैं हमेशा कंप्लीटली एक साथ शेयर करता हूँ। मतलब जो आरटीपी है उसमें चाहे नई क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, केस सिनेरियो, मैं कंप्लीट आरटीपी एक ही वीडियो में कवर करता हूँ और आरटीपी की वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं एमटीपी की, तो एमटीपी के अंदर ना मैं केस सिनेरियो कवर कराता हूं, एमसीक्यू कवर कराता हूं और साथ में न्यू क्वेश्चन कवर कराता हूं। अगर मैं एमटीपी 2 की बात करूं सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, तो इस एमटीपी में जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सारे आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो मैंने पहले से वीडियो शेयर कर रखी है उनमें कवर हो रखे हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको केस सिनेरियो और एमसीक्यू कवर कराऊंगा। आइए शुरू कर लेते हैं केस सिनेरियो 1 से। एक बात और, एग्जाम के अंदर हमें केस सिनेरियो को कैसे हैंडल करना चाहिए, एक बार इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले बता आप क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर आप ना डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आंसर कैसे देंगे? दोस्त मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आंसर देना है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे विदाउट रेफरिंग केस सिनेरियो। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केस सिनेरियो के अंदर ना कुछ पैराग्राफ ऐसे हो सकते हैं, कुछ लाइनें ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर एमसीक्यू नहीं पूछा गया है। तो वो पैराग्राफ और लाइनें अपने लिए रेलिवेंट नहीं, हम स्पीड में उनको रीड कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ते हैं ना विदाउट रेफरिंग एमसीक्यू, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक ट्रांजैक्शन है, एक इवेंट है, उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो अब हम अगर पहले केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, मतलब मल्टीपल ट्रीटमेंट सोचेंगे केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ना। लेकिन अगर मैं पहले एमसीक्यू पढ़ूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, केस सिनेरियो जब रेफर करूंगा तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आंसर ड्राफ्ट करूंगा, आंसर सोच रहूंगा, तो इससे मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से एमसीक्यू पे आएंगे और फिर उसके आंसर को टिक करेंगे। आइए केस सिनेरियो 1 के एक बार एमसीक्यू रेफर करते हैं। एनालाइज द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड अबव एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द बिलो क्वेश्चन 1 to 3। हाउ शुड द ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका इंडेस 8 का क्वेश्चन बन गया, ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24, मतलब X4। 31 मार्च X4 को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन को जो ओमिट किया है उसे कैसे ट्रीट करेंगे, एज्यूमिंग द इंपैक्ट ऑफ द सेम इज कंसिडर्ड मटेरियल। देखिए, अगर एरर या ओमिशन है तो हम क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट ना रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। अगर इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में है तो इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में लेते हैं, ठीक। और अगर इंपैक्ट आपका इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से अर्लियर ईयर में भी, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्लियर ईयर का इंपैक्ट ना क्यूमुलेटिवली लेते हैं। इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे हम थर्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर क्यूमुलेटिवली इंपैक्ट आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, मतलब केस सिनेरियो में पॉइंट 2 है, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, हाउ शुड एबीसी लिमिटेड ट्रीट द सिचुएशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर X3 X4, ठीक है जी। थर्ड, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू पर मेंबरशिप टू बी रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पर मेंबरशिप अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर द रिन्यूइंग द मेंबरशिप एट द डिस्काउंट वुड बी। ये आपका इंडेस 115 का क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन है इस केस सिनेरियो के अंदर। आइए अब केस सिनेरियो पढ़ते हैं। ABC Limited is a diversified company engaged in the multiple lines of business and operates through several subsidiary and associate. The group has prepared its CFS for the year end 31st March, यहाँ पे 24 लिखा, X4 लिख लेंगे क्योंकि MCQ में X4 उन्होंने रेफर कर रखा है। In accordance with the Ind AS, during the preparation of these financial statements, the management identified
सर्टेन अकाउंटिंग इशू, कुछ अकाउंटिंग इशू आए, कुछ एरर है प्राइवेट के रिगार्ड में, अलोंग विद रिवेन्यू रिकॉग्निशन इम्प्लीकेशन अंडर इंड एस। आइए पहला पॉइंट, ABC Limited has an investment property with an original cost of 1 lakh which it inadvertently omitted to depreciate in previous financial statement। कंपनी के पास के एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, उसके ऊपर कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल X1, प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल X1 को एक्वायर किया गया और अभी हम लोग कहाँ पे हैं 31 मार्च X4 में, ठीक। तो 31 मार्च X3, 31 मार्च X2। द प्रॉपर्टी हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन के लिए आप SLM मेथड लगाएंगे। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर इज नील है, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंपैक्ट प्रीवियस ईयर में भी लेंगे और अर्लियर ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन ने वर्किंग मांग रखी होगी, मतलब अमाउंट लिखा होगा तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर टिक कर देंगे। द एरर शैल बी करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द फिगर प्रोस्पेक्टिवली, नो। द एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली, यहां तक ठीक है। रीस्टेटिंग द फिगर फॉर फाइनेंशियल ईयर X2 X3 बट विदाउट प्रेजेंटिंग ए थर्ड बैलेंस शीट, नो। द एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है जी। रीस्टेटिंग द फिगर फॉर द फाइनेंशियल ईयर X2 X3, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑल्सो बाय प्रेजेंटिंग ए थर्ड बैलेंस शीट एज एट द 1 अप्रैल X2, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March X4, ABC Limited discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office, material in amount which was acquired to be recognized in annual financial statement for the year ended 31st March X2, was not recognized due to oversight the fact बोनस पे किया आपने X3 में और उस टाइम पे खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। देखिए क्या है केस, समझिए। 31 मार्च X4, 31 मार्च X3, 31 मार्च X2, 1 अप्रैल X1। यहाँ पे बोनस की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन थी, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे उसे पे किया और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर मैं करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस, और यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बन जाएगी, क्योंकि हमें इसका इंपैक्ट भी लेना पड़ेगा, इसे भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। No adjustment is required as expenses has already been recognized. No. Recognized in the provision in financial year X3, X4 as a current year expenditure. No. Present a third balance sheet at the beginning of the preceding period. बिल्कुल ठीक है. And wherein it should recognize the provision for bonus and restate of the retained earning. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, disclose the omission in the notes to account without any retrospective adjustment. अब इन चारों में से आपका ऑप्शन सी है। हालांकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में भी आपको रीस्टेट करने पड़ेंगे क्योंकि आपने इंपैक्ट ना X3 में ले लिया है बोनस का। ये देखिए, the bonus was paid during the financial year X3 and was recognized as an expenditure. But question में जो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ रिवेन्यू पर मेंबरशिप, अच्छा एक सेकंड, हम डायरेक्ट केस सिनेरियो पे आते हैं क्योंकि हमने एमसीक्यू रेफर कर लिया था। ABC Limited sell जिम मेंबरशिप फॉर 7500 पर ईयर टू 100 कस्टमर विद एन ऑप्शन टू रिन्यू एट द डिस्काउंट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर एट 6000 पर ईयर। देखिए कंपनी ने क्या किया है, मेंबरशिप चार्ज किया 7500 ईयर 1 में, 6000 ईयर 2 में, 6000 ईयर 3 में, और 100 कस्टमर यहाँ पे है और उन्हें ऑफर दिया है कि वो सेकंड और थर्ड ईयर में मेंबरशिप 6000 में एक्वायर कर सकते हैं। एंटिटी ने एस्टिमेट लगाया कि एनुअल एट्रिशन रेट 50% है, मतलब 50% एम्प्लॉय यहाँ छोड़ के जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय नहीं कस्टमर, ठीक, और 50% यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो 25 बच जाएंगे, 50 यहाँ पे बच जाएंगे, 25 यहाँ पे बच जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपेक्टेड अमाउंट टू रिसीव है कितना है, 7500 इंटू 100 750, 6000 इंटू 25 150, 6000 इंटू 50 सॉरी, और ये 25 है, तो ये अमाउंट आपका आएगा 3 लाख। टोटल अमाउंट आ गया 12 लाख। डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आपका मेंबरशिप बनेगी 175, 6857 से हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ 7500 डिफरेंस हम क्या करेंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 643 से। रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज एट 6857, ठीक है, और रिमेनिंग 643 आपका लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी एज ए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी।
आइए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 2, एनालाइज द ट्रांजैक्शन मेंशन अबव, आपका 4 to 8 क्वेश्चन में, ठीक। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द टर्बिन एट ईयर 1, ठीक है जी। करंट कैरिंग अमाउंट 6th ईयर के एंड में, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यू टर्बिन, आपका इसका मतलब ये इंडेस 16 के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। टोटल डेफर टैक्स लाइबिलिटी, क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट बताना आपने 31 मार्च X6 को, और आपने बताना कितना अमाउंट आप ओसीए में चार्ज करेंगे रिलेटिंग टू डेफर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X6, ठीक। आइए पढ़ते हैं केस सिनेरियो। MS Limited, a diversified organization with several subsidiary and business line, has prepared its financial statement for the year ended 31st March in accordance with the Ind AS. During the preparation, the management of MS Limited are facing following issue. ये कुछ issue face कर रही है मैनेजमेंट। MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of 1 crore with no breakdown of the component part, ठीक है। अगर आपने कंपोनेंट का ब्रेकडाउन नहीं कर रखा तो हम लोग क्या करेंगे, जब कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे ना, तो उस टाइम पे जो न्यू कंपोनेंट उसे कैपिटलाइज करेंगे और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज करेंगे। अगर ब्रेकडाउन नहीं कर रखा तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके ब्रेकडाउन करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव जाके, ठीक। लेकिन अगर मान लो रेट्रोस्पेक्टिव प्राइस अवेलेबल नहीं है, बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं, तो उसके हम क्या करते हैं, अदर टेक्निक अप्लाई करते हैं। जैसे सिमिलर असेट जो है जिसको हमने रिप्लेस किया है, उसका कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मार्केट में प्राइस क्या है उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जिस डेट पे ओरिजिनली हमने सेट परचेज की थी डिस्काउंटेड वैल्यू वहां पे कैलकुलेट करेंगे और वहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे और उसे फिर डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। द एस्टिमेट यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टर्बिन रिक्वायर रिप्लेसमेंट, ठीक है। एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। जो न्यू टर्बिन है 45 लाख की है, डिस्काउंट रेट आपका 5% है। देखिए न्यू टर्बिन को हम लोग क्या करेंगे, आपका कैपिटलाइज कर देंगे। अच्छा, इसमें से हमने ऑलरेडी क्या किया होगा, 6 ईयर के डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए होंगे, तो कैरिंग अमाउंट अपना 40 लाख आ रहा होगा। अब इस कैरिंग अमाउंट के अंदर एक टर्बिन का कैरिंग अमाउंट है जिसे हमने रिप्लेस किया, तो हम उसे क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले तो उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे ऑन द डेट ऑफ व्हेन असेट वाज परचेज्ड। डिस्काउंट फैक्टर आपका 5% है जी सर, इंटू पावर 6, 1 2 3 4 5 6 3 3 5 7 9 6 9, ये आ गया ओरिजिनल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन असेट वाज ओरिजिनली परचेज, ठीक। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 6 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 2014 782 कैरिंग अमाउंट आ गया 1343187, ये आ गया आपका कैरिंग अमाउंट, ठीक। इसे डीकैपिटलाइज कर देंगे और इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द टर्बिन एट द ईयर 1 वुड बी 33,57,900, ठीक जी सर। सेकंड, करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द टर्बिन कितने से आएगा आपका 1343। नेक्स्ट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा, 40 लाख माइनस 1343,187 प्लस आपका 45 लाख। एक सेकेंड, ये आ गया 7156813, एक बार टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दो एमसीक्यू अपने डेफर टैक्स के रिगार्ड में। द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू MS लिमिटेड इज 20%। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ट्रांजेक्शन असेट एंड लायबिलिटी ऑफ MS लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X6। ये क्वेश्चन आपका 31 मार्च इस नेक्स्ट 6 यहाँ पे रेफर किया, ठीक है। और क्वेश्चन में इसने पूछा क्या क्या है, एक तो आपका 31 मार्च X6 को क्लोजिंग बैलेंस कितना है और कितना अमाउंट आपने OCI में चार्ज किया है।
बेसिकली क्या होता है, जो रिस्पेक्टिव आइटम है अगर उसका रूट पी एंड एल है तो डेफिनेट टैक्स पी एंड एल में जाएगा, उसका रूट ओसीआई तो डेफिनेट टैक्स ओसीआई में जाएगा, उसका रूट आपका अदर इक्विटी तो डेफिनेट टैक्स अदर इक्विटी में जाएगा। एमएस लिमिटेड हैज ए 40% शेयर होल्डिंग इन एल लिमिटेड। एमएस लिमिटेड परचेज दिस शेयर होल्डिंग फॉर 45 करोड़। ठीक है जी। द शेयर होल्डिंग गिव एमएस लिमिटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एल लिमिटेड बट नॉट कंट्रोल एंड देयरफॉर एमएस लिमिटेड अकाउंट फॉर इट्स इंटरेस्ट इन एल लिमिटेड यूजिंग द इक्विटी मेथड। The equity method carrying value of MS Limited investment in L Limited was 70 crore on 31st March X5 and 75 crore on 31st March X6। देखिए कुछ वर्किंग करते हैं, 31st मार्च X5 और 31st मार्च X6। ठीक, नेम ऑफ आइटम आपका इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। देखिए लिखता है एमएस ने क्या किया है, आपका इन्वेस्टमेंट परचेज की थी 45 से। ठीक है, उसकी वैल्यू क्लोजिंग है 70 करोड़ 31 मार्च X5 को, 31 मार्च X6 को 75 करोड़ है, तो 70 करोड़ 75 करोड़। In the tax jurisdiction in which MS Limited operate, profit recognized under the equity method are taxed if and when they are distributed as dividend or the relevant investment is disposed of। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे टैक्स बेस जो है 45 ही है, मतलब हमने कोर्स के हिसाब से टैक्स बेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक, अच्छा मैं कैरिंग अमाउंट 70 कैरी कर रहा हूँ, इनकम टैक्स वाले 45 कैरी कर रहे हैं, तो जो 25 का डिफरेंस है अपने लिए क्या बन गया, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 25 से, और इसके ऊपर बनेगा DTL 20% से 5। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अपना 30 आ गया और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपनी 6 से आ गई। ठीक, ये जो डिफरेंस है 1 का, क्योंकि इक्विटी मेथड है तो डिफरेंस आपका पिंडल अकाउंट से रूट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। MS Limited measure its head office building using the revaluation model। ठीक है, the building is revalued every year on 31st March। ठीक है, on 31st March X5 building carrying value of the building after revaluation was 40 crore and its tax base was 22 crore। ठीक है जी, 40 crore 22 crore। During the year ended 31st March X6, MS Limited charged depreciation in statement of P&L of 2 crore and claim a टैक्स रिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 1.25 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम बिल्डिंग के कैरिंग अमाउंट की बात करें तो 38 और यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन 1.25 है। आपका 75। आगे ऑन 31st मार्च X6 द बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड कितने से, 45 करोड़ से। ठीक है जी, बिल्डिंग जो यहाँ पे आपका 45 करोड़ से रिवैल्यू होगी, तो रिवैल्यूशन गेन कितने से आएगा आपका 7 से, तो ये आपका OCI में चला जाएगा। ठीक, इन द टैक्स जुडिक्शन इन विच MS लिमिटेड ऑपरेट, रिवैल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल इनकम एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। आई देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितने से, सर ये डिफरेंस आएगा आपका, क्योंकि असर का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा 18 इंटू आपका 20% 3.6। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस आ गया आपका 38 माइनस 20.75 17.25 इंटू आपका 20% 3.45। ये रूट आपका P&L बन जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा ये रूट आपका P&L हो जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। अब 7 से हमने यहाँ पे क्या किया, रिवोल्यूशन गेन रिकॉर्ड किया, तो ये जो डिफरेंस है ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, मतलब आपका क्यूमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस आपका 24.25 बनेगा। ठीक, और 1.4 इसका रूट बन जाएगा आपका OCI से। ठीक, और अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो 4.85, टोटल DTL आ जाएगा 10.85। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है,
क्लोजिंग डेट पे आपने बताना डीटीएल का बैलेंस 10.85, ऑप्शन डी। अच्छा, ओसीए में कितना अमाउंट चार्ज करेंगे सर? ओसीए में 1.4, ऑप्शन ए। टिक करेंगे, एक बार यहाँ पे देख लेंगे आप, 1.4। उसने ओसीआई का बैलेंस पूछा, कितना अमाउंट आप ओसीआई में चार्ज करेंगे। केस सिनेरियो थर्ड, 9 to 13 आपके एमसीक्यू है। कैलकुलेट द लॉस रेट ऑफ ग्रुप एक्स। तो लॉस रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस डिवाइड बाई कैरिंग अमाउंट, ठीक। कैलकुलेट लॉस रेट ऑफ ग्रुप वाई। एक सेकेंड, अभी यहां टिक नहीं कर रहे हैं, यहां टिक करते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री वुड बी, अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करना है, ठीक। इन केस एन लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू एक्स वाई जेड, द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द एसोसिएट। एसोसिएट में हम लोग क्या करते हैं? इक्विटी मेथड लगाते हैं, और अगर कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसे कैंसिल करते हैं, ठीक। प्राइम फेसी, बाकी एक बार क्वेश्चन में देखेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट है या नहीं है। इन केस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू ए लिमिटेड, ठीक है जी, द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वुड बी रिवर्स बाई डेब्टिंग। चलिए केस सिनेरियो पढ़ते हैं। XYZ Limited prepare its financial statement as per Ind AS. The management require your assistance in the following cases. XYZ Limited originate 2000 bullet loan with a total gross carrying amount of आपका 5 लाख। XYZ ने क्या कर रखा है? आपका जो सेगमेंट है इसके दो हैं, पोर्टफोलियो इनटू बोरोवर ग्रुप, ग्रुप एक्स और वाई के नाम से, ऑन द बेसिस ऑफ द सेड क्रेडिट रिस्क कैरेक्टरिस्टिक एट इनिशियल रिकॉग्निशन। ग्रुप एक्स में कंप्राइजेज है 1000 लोन विद ए ग्रोस कैरिंग अमाउंट पर क्लाइंट 200 फॉर टोटल ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ 2 लाख। और ग्रुप वाई के अंदर सर आपका 1000 लोन है, कैरिंग अमाउंट पर क्लाइंट आपका 300 है, टोटल ग्रोस कैरिंग अमाउंट आपका 3 लाख है। देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड द लोन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नो ऑप्शन प्रीमियम और डिस्काउंट पॉइंट पेड और अदर फी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफॉल्ट आपके 4 है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड लॉस एज्यूम, ये पर केस नहीं लिखा, ध्यान रखना, टोटल है 600। तो 600 डिवाइड बाई आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ इन ग्रुप एक्स कितने से? आपका 2 लाख से। तो 600 डिवाइड बाई 2 लाख, परसेंटेज 0.3%, 450 डिवाइड बाई आपका 3 लाख इंटू 100, 1.5%। सॉरी, तो यहाँ पे आपका 0.3 आएगा और 0.15 आएगा। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। XYZ has invested in 40% share capital of N Limited। XYZ N Limited है, ये 40% शेयर है, मतलब एसोसिएट है, एंड हेंस N Limited इज एन एसोसिएट ऑफ XYZ। क्वेश्चन ने बोल भी दिया। ड्यूरिंग द ईयर N Limited सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ XYZ, इन्वेंट्री टू XYZ फॉर ए वैल्यू ऑफ 10 लाख। प्रॉफिट इंक्लूड कितना है इसके अंदर? आपका 10% ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस, दैट इज 1 लाख। देखिए गुड्स किसने बेचे हैं? एन ने। गुड्स सोल्ड 10 लाख से, और इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो आपका 1 लाख से। आउट ऑफ द अबव इन्वेंट्री, जो 10 लाख की इन्वेंट्री एन ने XYZ को ट्रांसफर की है, सेल की है, ठीक, उसमें से XYZ sold inventory of 6 lakh to outside customer. Hence, the inventory of 4 lakh purchased from N Limited is still lying with XYZ Limited. अब यहाँ पे 4 लाख की इन्वेंट्री बच गई है। देखिए अगर हम अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करें तो 10% आपका प्रॉफिट रेशो है, तो 4 लाख का 10% 40,000 का आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, जिसका 40% 16,000। तो हम लोग क्या करेंगे? 16,000 से अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर देंगे। देखिए अगर पेरेंट कंपनी गुड्स ट्रांसफर करती है तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करने की हम एंट्री पास करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर ऑब्लिक एसोसिएट। लेकिन हमारी स्टडी में एंट्री पास करती है सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टू आपका इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर एन ने गुड्स ट्रांसफर किया, मतलब एसोसिएट ने या ज्वाइंट वेंचर ने गुड्स ट्रांसफर किया, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? उस केस में एंट्री बनेगी कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू आपका स्टॉक अकाउंट, या फिर रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टू आपका इन्वेंट्री अकाउंट स्टॉक अकाउंट। सेकंड केस, मतलब थर्ड केस, XYZ
हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन 40% शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड एंड हेंस ए लिमिटेड इज ऑल्सो एन एसेट ऑफ XYZ. XYZ A Limited associate. XYZ Limited sold inventory to A Limited for the value of rupees 10 lakh. इस बार गुड्स जो है यहाँ पे XYZ ने बेचे 10 लाख के. और आगे लिखता है दिस इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ट्रांजेक्शन प्राइस, प्रॉफिट ऑफ आपका 1 लाख. आउट ऑफ द अबव इन्वेंट्री ए लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ 6 लाख टू आउटसाइड कस्टमर, हेंस द इन्वेंट्री ऑफ 4 लाख परचेज फ्रॉम XYZ इज स्टिल लाइंग विद ए लिमिटेड. देखिए 1 लाख के प्रॉफिट है, आपका 4 लाख का इन्वेंट्री बची हुई यहाँ पे, जिसके ऊपर आपका स्टॉक रिजर्व 40,000 आएगा, जिसका 40% हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 16,000 से. चलिए जी सर, आइए अब MCQ देखते हैं. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री वुड बी, यहाँ पे अमाउंट पूछा है. अब N वाला पूछा, A वाला पूछा, दोनों केस में 16,000. हालांकि क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करना चाहिए. ठीक, बाई चांस अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट अलग होता तो फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता क्वेश्चन को ना. इन केस N लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू XYZ, ये वाला केस है. द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड फ्रॉम द एसोसिएट N फॉलोइंग इक्विटी मेथड वुड बी. देखिए अगर यहाँ पे N ने इसको गुड्स ट्रांसफर किए हैं तो 1 लाख का क्या बना होगा, प्रॉफिट कमाया होगा. ठीक है, और इसका 40% हिस्सा हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा एज ए अंडर इक्विटी मेथड. ठीक, इन्वेस्टमेंट के थ्रू 40,000 का हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे 16,000 का प्रॉफिट जो है कैंसिल कर देंगे, तो 24,000 का प्रॉफिट आपका आ जाएगा. अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 24,000 इसका आंसर लिख लेंगे. और अगर इंस्टीट्यूट के ऑप्शन की बात करें तो उन्होंने क्या करा, 384 ऑप्शन दे रखा है. इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी. ठीक, अब वो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में हो सकता कुछ मिस्टेक हो, बट इसका आंसर 24,000 आएगा. आइए आगे बढ़ते. इन केस XYZ लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू ए लिमिटेड, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ XYZ वुड बी रिवर्स्ड बाय डेबिटिंग. आपका सेल डेबिट करता है इंस्टीट्यूट, तो सेल को डेबिट कर देंगे 160 से, ये ऑप्शन आ गया. चले जी सर, एक बार टिक कर लेंगे. और प्लीज़ यहाँ पे इसकी वर्किंग नोट कर लेंगे. 40,000 है माइनस 16,000 इक्वल टू 24,000. आइए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइटम दैट मे नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड. ध्यान से देखना, क्वेश्चन रिकॉग्नाइज्ड बोला है. ऑन द ट्रांजिशन डेट अंडर इंड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीवियसली सोन एज इक्विटी, इसे हम बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन. कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम ए रिस्टेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड. आंसर बन गया. ठीक, डिस्काउंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसे बोलेंगे आपका रीमेजरमेंट. रिकॉग्नाइज पूछा है. डेफर टैक्स बेस्ड ओनली ऑन टाइमिंग डिफरेंस. देखिए डेफर टैक्स जो है उसकी वर्किंग चेंज हो जाती है, बट दोनों में रिकॉर्ड होता है. ठीक, मतलब एएस में भी इंड एएस में भी. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मे और मस्ट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. इसमें से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई. करेक्टली आइडेंटिफाई कौन सा है. डिस्क्लोजर इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस ए कोर्ट ऑर्डर इट. रॉन्ग. डिस्क्लोजर इज अलाउड ओनली विद क्लाइंट परमिशन रिगार्डलेस ऑफ लीगल और रेगुलेटरी डिमांड. रॉन्ग. डिस्क्लोजर मे बी रिक्वायर्ड और अप्रोप्रिएट व्हेन मैंडेट बाय लॉ. ठीक है. permitted by law with client authorization or when there is a professional duty or right to disclose not prohibited by law. Correct. Disclosure is never appropriate. Wrong. चले जी सर, चलिए इसी के साथ अपना MTP2 समाप्त होता है. जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और डुप्लीकेट क्वेश्चन है, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उनमें वो सारे क्वेश्चन कवर हो रखे हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे.